हेलो, जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा जो शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और उस पर आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास विषय, जो कि हमने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट देखा था कि इतिहास का कॉन्सेप्ट क्या है, इतिहास का ओरिजिन कैसे है, इतिहास का काल डिवीजन कैसे है, कैसे प्रागैतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है, कैसे भारत में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल होता है। ठीक है, ईसा पूर्व और ईसवी की भी बात हमने की थी। इसी कड़ी में इतिहास के जो स्रोत है, आपका पहला टॉपिक क्या है, इतिहास के स्रोत। तो इतिहास के स्रोत का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अर्थात एमसीक्यू है वो लेकर आया हूं। तो भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है आपके पास टॉपिक में, भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, भारतीय इतिहास के स्रोत है, भारतीय इतिहास के स्रोत या स्रोत। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के स्रोत की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि आपको किस तरह के एमसीक्यू मिलते हैं। मैंने आपको कल दो प्रकार के स्रोत बताए थे, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में तो कुछ बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़े बहुत प्रश्न उसके भी होंगे, लेकिन हम अभी ज़्यादातर पढ़ने वाले हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। ठीक है, तो हर चीज़ को एक डिवीजन के रूप में लेकर चलेंगे कि कहाँ क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, तो प्रश्नों के साथ पूरी तैयारी के साथ आया हूँ कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक या अगले पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है पहला प्रश्न, भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है। क्या है, भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन साहित्यिक, क्या बोला है, सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है। ठीक है, मैंने दो प्रकार का बताया था, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो अभी आपसे कौन सा पूछ रहे हैं, साहित्यिक। ठीक है, तो सबसे प्राचीन साहित्य जो विश्व में भी माने जाते हैं वैसे, लेकिन भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन साहित्य क्या है, तो वेद है। क्या है, वेद है। तो सबसे प्राचीन क्या है, वेद है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन मिलेंगे चार। क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे देखना। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे देखो, आपको ऑप्शन मिल रहा है यहां पर। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है भारतीय इतिहास के स्रोत में, महाभारत, रामायण, वेद और उपनिषद। क्या क्या है, महाभारत, रामायण, वेद और उपनिषद। ये चार ऑप्शन आपके पास है, चारों सही नहीं है ये मत सोचना, मैं आपको बता रहा हूं कि चार ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पुराना स्रोत क्या माना जाता है, वेद। क्या माना जाता है, वेद। ये सबसे पुराने ग्रंथ है, ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, ये वेद सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो वेदों को माना जाता है कि ये सबसे प्राचीन है। तो भारतीय इतिहास में आपको समझ में आया कि सबसे पुराना जो साहित्यिक स्रोत है क्या है, वेद है। इसके अलावा ऑप्शन में क्या है, महाभारत है, रामायण है और उपनिषद है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जब भारतीय इतिहास आप पढ़ते हो तो उसमें पौराणिक ग्रंथों को इतना शामिल नहीं किया जाता, जो ऑथेंटिक ग्रंथ है उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो महाभारत और रामायण हमारे जो सबसे भारतीय हिंदू धर्म में जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, सबसे पूज्य ग्रंथ है रामायण और महाभारत, तो ये उसके बाद के ग्रंथ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका संकलन गुप्त काल में हुआ था पूर्ण रूप से। ठीक है, सूत्र काल जिसको बोलते हैं उसमें हुआ था, गुप्त काल में इनका जाके पूर्ण रूप से ये इकट्ठे हुए थे। ठीक है, तो महाभारत, रामायण और उपनिषद, तो उपनिषद तो और बाद में आते हैं चौथे नंबर पे। ठीक है, वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं और फिर उसके बाद उपनिषद आते हैं। तो सबसे प्राचीन कौन सा होगा, वेद होगा। ठीक है, महाभारत और रामायण ये सब गुप्त काल में इनका संकलन होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न था। ठीक है, जल्दी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, सम्राट अशोक होता है, अशोक कोई था, ठीक है था, इसके शिलालेख किस लिपि में लिखे जाते हैं। ठीक है, एक होता है लिपि, एक होती है भाषा। जैसे हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी, जिसमें हम लिखते हैं, ये कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। और भाषा कौन सी है, हिंदी। ठीक है, तो वैसे ही अशोक के अभिलेख लिखे गए। ठीक है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए और किस भाषा में लिखे गए, ये बात आती है। ठीक है, तो अशोक के जो अभिलेख हैं, यहाँ प्रश्न यही पूछा है ना, अशोक के शिलालेख या अभिलेख किस भाषा में लिखे गए, तो ब्राह्मी, खरोष्टी, नागरी और पाली। ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्टी, नागरी और पाली। तो क्या पूछा है यहाँ पर, लिपि पूछा है। क्या पूछा है, लिपि। ठीक है, तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी, खरोष्टी, नागरी या पाली। तो अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, क्यों लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में, देखना है यहाँ पर।
ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जो कि भारत में जो जितने अभिलेख ज्यादातर मिल रहे हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में। तो पहला ऑप्शन सही है। लेकिन उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जब पाकिस्तान सिंध जो अभी वर्तमान वाला क्षेत्र है, उसके कुछ अभिलेख आपको खरुष्टी लिपि में भी लिखे हुए मिल जाते हैं। ठीक है, तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख या प्रमुख अभिलेख किस लिपि में मिलेंगे, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, पाली एक भाषा है और नागरी एक सभ्यता है, ठीक है, या शैली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो है ही नहीं। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ठीक है, सीक्वेंस गड़बड़ है। देखना अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि किस यूनानी लेखक ने भारत का वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया है। किस यूनानी लेखक ने भारत का वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भारत में जो विदेशी लेखक, विदेशी साहित्य जो मिलते हैं उनमें तीन प्रमुख मिलते हैं, यूनानी, अरबी और चीनी। कौन कौन मिलता है, यूनानी, अरबी और चीनी। ठीक है, तो मैंने आपको अब यहाँ पर आपको किताब में कुछ याद करनी होगी, कल हालांकि मैंने इसका जिक्र किया था, किस यूनानी लेखक ने भारत का वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया है। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि किसने किया है। ठीक है, किसने किया है बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, किस यूनानी लेखक ने भारत का वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया है, टॉलमी, मैग्नेस्टीज, प्लिनी और एरियन। ठीक है, तो ये चार आपके सामने ऑप्शन हो गए। ठीक है, चार ऑप्शन है, टॉलमी, मैग्नेस्टीज, प्लिनी और एरियन। ठीक है, तो इंडिका किसकी पुस्तक है, ठीक है, तो इंडिका पुस्तक है मैग्नेस्टीज की। किसकी है, मैग्नेस्टीज। ठीक है, ये एक यूनानी जो शासक है सेल्यूकस निकेटस, उसका राजदूत है। किसका, सेल्यूकस निकेटस का राजदूत है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। किसके दरबार में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और भारत के विषय में विशेषताएं बताता है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की विशेषताएं बताता है और पुस्तक लिखता है इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखता है, इंडिका। तो इंडिका पुस्तक किसकी हो गई है, मैग्नेस्टीज की। ठीक है, तो इसने बहुत सारे वृत्तांत भी बताए हैं, जैसे जो यहाँ पर उस समय पाटलिपुत्र का राजमहल था, उसने उसको सर्वश्रेष्ठ राजमहल बताया, स्वर्ग जैसे सुंदर राजमहल बताया है। ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत सारे वर्णन यहाँ पर किया गया है इसमें। ठीक है, इसके बाद टॉलमी, ये भूगोल विद्या आपने पढ़ते हैं, भूगोल में टॉलमी का नाम पढ़ते हैं। ठीक है, उस समय पर थे ये, प्लिनी और एरियन ये नहीं है। तो इंडिका नामक पुस्तक किसकी है, मैग्नेस्टीज की। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कहता है, चौथा प्रश्न है, राजतरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ किसने लिखा है। ठीक है, तो राजतरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ किसने लिखा है, ऑप्शन है बाणभट्ट, कल्हण, हेमचंद्र और हरिसेन। क्या क्या है, बाणभट्ट, कल्हण, हेमचंद्र और हरिसेन, ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है किसने लिखा है। ठीक है, तो बाणभट्ट कौन है, बाणभट्ट तो आपको पता होगा किसके दरबार में थे, हर्ष के दरबार में। किसके दरबार में थे, हर्ष के दरबार में थे। राजा जो हर्षवर्धन आपको पता है, उसके दरबार में कौन थे, बाणभट्ट। ठीक है, कौन थे, बाणभट्ट किसके दरबार में थे, हर्ष के दरबार में। ठीक है, हर्ष के दरबार में थे। कल्हण, कल्हण किसके दरबार में थे, आपको बताना होगा किसके दरबार में थे। और हेमचंद्र की पुस्तक, ये जैन लेखक है। कौन है, जैन धर्म से संबंधित प्रमुख लेखक, जैन पुस्तकों के उन्होंने लिखा है। और हरिसेन की आपको पुस्तक पता होगा, समुद्रगुप्त के दरबार में थे और समुद्रगुप्त के दरबार में उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, प्रयाग प्रशस्ति। क्या लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति। किताब नहीं है, एक लेख है, एक अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, जो कि किसने लिखा था, हरिसेन ने। ठीक है, तो राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो किसकी है, कल्हण की है। किसकी है, कल्हण की पुस्तक है। तो राजतरंगिणी पुस्तक आप बता दोगे कि कल्हण की है। किसकी है, कल्हण की। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। किसके इतिहास का वर्णन मिलता है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। बाणभट्ट की पुस्तक जो है हर्षचरित है। क्या है, हर्षचरित। ठीक है, हेमचंद्र की पुस्तक का नाम क्या है, बहुत सारे जैन ग्रंथ है। ठीक है, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, या इलाहाबाद स्तंभ लेख जिसको बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो ये इस प्रकार से सबका डिस्क्रिप्शन भी आपको बताते जा रहा हूं ताकि आपको क्लियर होता जाए कि ऑप्शन कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न चलना, निम्न में से कौन सा एक पुरातात्विक स्रोत नहीं है। ठीक है, दो प्रकार के स्रोत बताए थे, कौन कौन से, पुरातात्विक और साहित्यिक। ठीक है, तो पुरातात्विक और साहित्यिक, तो साहित्य तो आप पढ़ते ही जा रहे हैं, पुरातात्विक भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो सिक्के, अभिलेख, ग्रंथ और स्थापत्य। ठीक है, सिक्के जानते हो, सिक्के होते हैं, सिक्के बनते होंगे पहले जमाने में, मोहरे बनती थी, सिक्के बनते थे, कभी सेल खड़ी का बनता था, कभी चांदी का। ठीक है, तो ये पुरातात्विक स्रोत में आता है, हाँ आता है। अभिलेख, कोई पत्थर पे गोद के लिख दिया, कोई किसी, ठीक है, चीज पर लिख दिया तो अभिलेख भी आता है। ग्रंथ, ये तो किताब कॉपी लिपि में लिखे जाते हैं, तो ये नहीं होगा। स्थापत्य अर्थात कोई भवन बना है, जैसे आपको सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी इमारतें मिलती है, अन्नागार मिलता है, स्नानागार मिलता है, ठीक है, पूजा घर मिलता है, तो ये स्थापत्य कहलाते हैं।
तो पुरातात्विक में क्या नहीं आता, ग्रंथ। ग्रंथ काहे में आते हैं, साहित्यिक स्रोत में आते हैं। किस में आते हैं, साहित्यिक स्रोत में आते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, सी, की पुरातात्विक स्रोत कौन नहीं है, तो ग्रंथ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति किसके काल का है। अब भी मैंने बताया था प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है, हरिसेन। कौन है, हरिसेन। और वो किसके दरबार में थे, बताइए इनमें से, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या बिंदुसार। तो बताना होगा ऑप्शन सही कौन सा है। तो मैंने अभी बताया था समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के दरबार में कौन थे, हरिसेन। और उनकी ये क्या है, प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ लेख है, वो इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है इसको, वो किसका है, समुद्रगुप्त। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है, जो समुद्रगुप्त ने बहुत सारी विजय की हैं उनका वर्णन है। समुद्रगुप्त ने बहुत सारी विजय, सबसे इसको महान सम्राटों में से माना जाता है। तो समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। ये किसके द्वारा रचित है, हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि भी था और मंत्री भी था। ठीक है, नेक्स्ट, अल बरूनी किस शासक के समय भारत आया था। ठीक है, अल बरूनी किस शासक के समय भारत आया था। तो देखना, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अब अकबर, महमूद गजनबी और बाबर। तो इसका सही आंसर बताएंगे क्या है। तो इसका सही आंसर देखिए, महमूद गजनबी। क्या है, महमूद गजनबी। इसके समय अल बरूनी भारत आया और इसकी किताब कौन सी है, तहकीके हिंद। क्या किताब है, तहकीके हिंद। किसकी, अल बरूनी की। तो हिंदुस्तान के बारे में जो वर्णन किया महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और किताब लिखा तहकीके हिंद। ठीक है, तो अल बरूनी की किताब हो गई और साथ में किसके आया था, महमूद गजनबी के। तो किसके साथ आया था, किसके शासनकाल में आया था, महमूद गजनबी। ठीक है, अजंता की गुफाएं किस काल की चित्रकला का उदाहरण है। ठीक है, अजंता की गुफाएं सबसे पहले तो आप बताओ कहाँ हैं। तो आप जब महाराष्ट्र कभी जाते होंगे, शिरडी जाते हैं, फिर नासिक जाते हैं और औरंगाबाद जाते हैं, तो औरंगाबाद में क्या आपको मिल जाता है, अजंता और एलोरा की गुफाएं मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये क्या है कि ये गुप्त काल, क्या है, गुप्त काल में रचित है, ये गुप्त काल में बनाई गई थी। ठीक है, तो गुप्त काल में बनाई गई, बौद्ध धर्म से संबंधित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, इसके संबंधित फैक्ट। ठीक है, तो फैक्ट आपको सारे बनना चाहिए। देखिए, फैक्ट नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, अजंता की गुफाएं, क्या है, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, गुप्त काल से संबंधित होने के साथ साथ बौद्ध धर्म से, किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है कहां पर है ये, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहां है, औरंगाबाद। औरंगाबाद में और क्या है भाई, औरंगाबाद में और क्या है। तो बोलना सर औरंगाबाद में क्या है, औरंगाबाद में एक ज्योतिर्लिंग भी है हमारी, उसका नाम कमेंट करके बताइए। और औरंगाबाद में ही ताजमहल की फोटोकॉपी अर्थात बीबी का मकबरा, जो कि औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं। जब एक प्रश्न पढ़ो तो उससे संबंधित सारी चीजों को पढ़ लो। यही पढ़ने की एक कला है और याद करने की कला है, और यही ट्रिक है कि हम कैसी चीजों को याद करें। जैसे अजंता की गुफाएं पढ़ रहे हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो बोलोगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में और क्या है, तो शिवलिंग है। शिवलिंग का नाम बताओ कमेंट करके। और क्या है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यही अजंता की गुफाएं हमारे यहाँ जो बाघ की गुफाएं हैं, इनसे तुलना इनकी की जाती है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। ठीक है, ये गुप्त काल की हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बाघ की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, धार जिले में, उनसे इनकी तुलना की जाती है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट अजंता की गुफाओं के बारे में आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हर्षचरित ग्रंथ किसने लिखा है। अभी मैंने आपको बताया था पहले कि हर्षचरित ग्रंथ किसने लिखा है। हर्षवर्धन का नाम सुना है, उसी की रचना या उसी की जो आपकी प्रशंसा के बारे में जो लिखा गया उसी ग्रंथ का नाम क्या, हर्षचरित। ठीक है, ये हर्ष के चरित्र के बारे में वर्णन, उनका जो चरित्र है, जैसे रामचरित राम जी के चरित्र के वर्णन है, वैसे ही हर्षचरित है। और ये किसने लिखा था, अभी मैंने आपको बताया कि कवि बाणभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था, कवि बाणभट्ट ने लिखा था। ठीक है, तो ज्यादा ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। देखो, विष्णु शर्मा की किताब का नाम आपको पता है, पंचतंत्र है। क्या है, पंचतंत्र है। ठीक है, कालिदास की तो बहुत सारी किताबें हैं, आपको एक किताब बताने का कोई मतलब नहीं। ठीक है बहुत सारी हैं। ठीक है, मेघदूतम, रघुवंशम, ठीक है, बहुत सारी ऐसी किताबें कालिदास जी की हैं। पतंजलि की आपको पता है कौन सी है, पतंजलि की अष्ट अध्यायी।
ठीक है, पतंजलि की अष्टाध्यायी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके क्या है, किताबें हैं। ठीक है, तो हर्षचरित नामक ग्रंथ किसका है, बाण भट्ट का। ठीक है, बाण भट्ट आपके शहडोल साइड जो बाण गंगा, ठीक है, बाण सागर, ये सारी चीजों के नाम आप सुनते हैं, तो ये बाण भट्ट वही है, इन्हीं के नाम पर ये सारी चीजों का नाम पड़ा है। ठीक है, किस भारतीय शासक ने सर्वप्रथम अपने अभिलेखों में धम्म का उल्लेख किया, धम्म का उल्लेख किया? ऑप्शन देखना। ठीक है, किसने किया होगा आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए अगर आपने इतिहास पढ़ा है। ऑप्शन है 4, कौन कौन से? बिंदुसार, अशोक, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। कौन कौन है? बिंदुसार, अशोक, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। ठीक है, बिंदुसार, अशोक, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये आपके क्या है, 4 ऑप्शन है जिनको कि आपको देखना है। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन जब आपको मिल गए तो बताएंगे धम्म का उल्लेख कौन करता है। तो अपना धर्म खुद ने किसने चलाया था अपना धर्म? जब कलिंग विजय हुई थी, ठीक है, कलिंग विजय के बाद किसका हृदय परिवर्तन हुआ? अशोक का, सम्राट अशोक का। ठीक है, बहुत रक्तपात देख के तो उसने सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को निकाल करके एक खुद का धम्म बनाया, जिसे अशोक का धम्म कहा जाता है। तो धम्म का सबसे पहले उल्लेख कौन कर देगा? अशोक भाई कर देंगे। कौन कर देगा? सम्राट अशोक कर देंगे। तो अभिलेखों में धम्म का उल्लेख कौन करता है? अशोक करता है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ? अभी मैंने भाषा ही बताई थी और लिपि भी बताई थी। ठीक है, उस समय लिपि की बात हुई तो लिपि बताएंगे कौन सी है? लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ज्यादातर ब्राह्मी है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर जाएंगे, पाकिस्तान, सिंध वाले, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, तो वहां पर खरोष्टी लिपि के भी अभिलेख मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर किसके मिलेंगे? ब्राह्मी के। ठीक है, भाषा कौन सी है? तो अशोक ने जन सामान्य की भाषा में अपने धम्म को, अपने अभिलेखों को लिखा है, जिससे सबको समझ में आए कि हम क्या लिखवा रहे हैं। जैसे अशोक ने लिखवाया कि यहाँ पर मांस खाने पर प्रतिषेध होगा। ठीक है, एक मोर एक हिरण डेली काट सकते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ों को बताया। तो अशोक की जो भाषा है वो है प्राकृतिक भाषा। कौन सी है? प्राकृत भाषा। ठीक है, तो पाली और प्राकृत 2 भाषा है। तो प्राकृत भाषा में अशोक की ज्यादातर बातों को लिखा गया, अशोक की सारी बातों को लिखा गया किस भाषा में? प्राकृत भाषा में अशोक के सारे अभिलेखों को लिखा गया। ठीक है, सबसे अधिक प्राचीन भारतीय सिक्के किस काल के माने जाते हैं? तो सबसे अधिक प्राचीन भारतीय सिक्के किस काल के माने जाते हैं? देखो, सिक्कों की जो मूल रूप से शुरुआत हुई, जो सिक्के तो ऐसे पहले एक मानक सिक्का मान लिया जाता था, लेकिन जो बनाए गए सिक्के हैं वो पंचमार्क वाले सिक्के, जिनमें आहत सिक्के जिनको कहा जाता है, जिसमें पंचमार्क बनाया जाता था, वो सिक्के सबसे पहले किस काल में चालू हुए? तो ऑप्शन आएगा मौर्य काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल। तो देखो, वैदिक काल में तो सिक्के आए नहीं थे, आपको कहीं उल्लेख मिलता है नहीं। ठीक है, मौर्य काल में भी ऐसा उल्लेख मिलता है नहीं। ठीक है, मौर्य काल में मिलने लगेगा, बाद में मिलेगा, लेकिन ऐसे पंचमार्क सिक्कों का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, तो महाजनपद काल की बात कहाँ से? महाजनपद काल से आपको जो आपके कितने महाजनपद हैं? मौर्य काल में तो मिलेगा क्योंकि महाजनपद काल में है, तो महाजनपद काल में आपको जो 16 महाजनपद है उसके बाद से आपको सिक्कों का उल्लेख मिलने लगेगा। यही जो मौर्य काल के राजा हैं, ये सारे सिक्के अपने अपने बनवाने लगेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर समझ गए, सबसे अधिक प्राचीन भारतीय सिक्के किस काल के? तो महाजनपद काल के। ठीक है, संगम साहित्य किस क्षेत्र के इतिहास का प्रमुख स्रोत है? देखो, तो संगम साहित्य जो होते हैं, दक्षिण भारत के इतिहास में 3 प्रकार के संगम हुए, 3 संगम हुए। ठीक है, और 2 संगम पौराणिक थे, वो पता नहीं चलते कब के हुए थे, और जो तीसरा संगम है वो लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, लगभग बहुत लंबा चलता है। और उसी काल में जितने साहित्य लिखे गए, तो जो संगम मतलब समागम, जो सम्मेलन होता था दक्षिण भारत के इतिहास में, उसको कहा जाता है संगम। तो इन संगम, जो 3 संगम हुए, इसी के दौरान किताबें लिखी, सबसे ज्यादा लिखी गई तीसरे संगम के दौरान, क्योंकि जो पहले 2 संगम थे उनकी न तिथि मालूम होती है, न वो कब हुए ये मालूम होता है, और वो पौराणिक काल के। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण भारत से सीधे संगम साहित्य का प्रमुख क्षेत्र क्या होगा? मगध का तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया दक्षिण भारत का, तो मगध कहाँ? उत्तर भारत में। मगध, अवध, उत्तर भारत सब लिखा है, तो दक्षिण भारत इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संगम साहित्य ये होते हैं। ठीक है, जो दक्षिण भारत के इतिहास को बताते हैं। ठीक है, तारीख फिरोज शाही किसने लिखी थी? ठीक है, तो तारीख फिरोज शाही सामान्य सी एक बुक है जो कि किसके? फिरोज शाह तुगलक की तारीफ को बताता है। किसको बताता है? फिरोज शाह तुगलक की तारीफ को बताता है तारीख फिरोज शाही। तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी एक लेखक है जो कि आपके दिल्ली सल्तनत के इतिहास को बताता है। इसमें कई सारे शासकों का उल्लेख है, लेकिन फिरोज शाह की इसमें तारीफ की गई है, और जो इस्लामिक दृष्टिकोण से जो शासन किया गया उसका विरोध भी ये ग्रंथ कुछ ना कुछ हद तक करता है। तो जियाउद्दीन बर्नी की किताब है तारीख फिरोज शाही। ठीक है, तो किसकी है? जियाउद्दीन
बर्नी। तो नाम याद रखना होता है, बार बार बोलने से नाम याद होगा और ऐसे ऑप्शन आपके सामने आएंगे। देखो ऑप्शन भी लगभग सेम आएंगे, अल बरूनी, अमीर खुसरो, जलालुद्दीन बर्नी और तो आप होंगे कंफ्यूज। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बर्नी और फिरोज शाही। ठीक है, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, कौन सा ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों को नहीं दर्शाता? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है, मौर्य साम्राज्य का प्रमुख शासक या प्रथम शासक माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारी कहानी आप लोगों ने पढ़ी है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बच्चा खेलता रहता है और जब घनानंद ने किसका, आपके यहाँ पर इसका अपमान कर दिया था, चाणक्य का, ठीक है, तो वो आते हैं और बोलते हैं रास्ते से उठा करके एक हीरो बना दूंगा, और रास्ते से उठा करके इसको हीरो बनाए चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर भारत में शासन किया। तो ये महान सम्राटों में से गिना जाता है, क्योंकि भारत को सबसे पहले एकता के सूत्र में बांध करके एक भारत का जो निर्माण करने वाला व्यक्ति है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन मुद्रा राक्षस किताब में मिल जाएगा। ये मुद्रा राक्षस किताब किसकी लिखी गई है? तो विशाख दत्त की लिखी गई है। किसने लिखा? विशाख दत्त ने लिखी है। ठीक है, इंडिका पुस्तक अभी मैंने बताया किसकी है? मेगास्थनीज की, मेगास्थनीज की है, और मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो ये तो लिखेगा ही इनके बारे में। महाभारत, महाभारत नहीं होगा। ठीक है, महाभारत तो कौरवों और पांडवों की जानकारी देता है, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, और विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की वंशावली बताई गई है, और ये विष्णु पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है, और भगवत पुराण में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मौर्य वंश की वंशावली में इनका नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर ग्रंथ है। ठीक है, देखो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें कहीं भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता नहीं है। राजनीतिक और अर्थव्यवस्था की प्रणाली को बताता है, वो राजनीतिक व्यवस्था की प्रणाली को बताता है, लेकिन उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं मिलता। लेकिन मुद्रा राक्षस, इंडिका और विष्णु पुराण, इनमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। तो ये सामान्य से 15 प्रश्न जो कि ज्यादातर साहित्यिक स्रोत से थे। अगले वीडियो में पुरातात्विक स्रोत आएगा और इतिहास के आगे की चीजों को चलाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहें। आप लाइक और शेयर करते रहेंगे और जुड़े रहेंगे तो पढ़ाने में एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ठीक है, तो ये वर्ग 3 की जो आपकी कक्षाएं ये निरंतर चलती रहेंगी, यूट्यूब पर चल रही हैं बिना किसी शुल्क के। ठीक है, शुल्क यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।